हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे सभी लोग और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास कंटिन्यू अध्यापन कराते आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त है, जिसमें हमने आपको पहले नंबर पर बता दिया था वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हमने आपको बताए थे कि वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का आधार क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा किसे दी जाती थी, किस संस्कार के तहत दी जाती थी, ये हमने आपको बताया था। किस भाषा थी, तो वैदिक कालीन शिक्षा उपनयन संस्कार के द्वारा दी जाती थी। उस समय हमारी भाषा संस्कृत थी। इसी प्रकार आगे हमने आपको बताया था बुद्धकालीन शिक्षा। बुद्धकालीन शिक्षा आपको पवज्ज संस्कार के माध्यम से दी जाती थी। वहाँ पर हमारी भाषा पाली थी। इसके आगे हमने आपको बताया था कि मुस्लिम कालीन शिक्षा विस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा दी जाती थी और वहाँ पर हमारी भाषा अरबी फारसी उर्दू थी। इसके बाद हमने आपको बताया था ब्रिटिश कालीन शिक्षा, चौथे नंबर पे। ब्रिटेन कालीन शिक्षा में हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पर, इसके बाद ईसाई लोग भी आए 1667 ईस्वी में, उन्होंने भी अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में बहुत आयोग आए, जैसे हमने आपको बताया था वुड का घोषणा पत्र, जिसको हम 1854 में ईस्वी में आया था, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का शिलालेख भी कहा जाता है। इसके बाद हंटर आयोग कमीशन आया, जिसको हम भारतीय शिक्षा का आयोग भी कहते हैं। बहुत सारे आयोगों की स्थापना हुई, शिक्षा के सुधार के लिए प्रयास हुए। इसके बाद महात्मा गांधी की विचारधारा की शिक्षा 1937 आती है, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है। 1937 की महात्मा गांधी की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा हम कहते हैं, नई तालीम शिक्षा हम कहते हैं, हम बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, हम शिल्प शिक्षा भी कहते हैं। वहाँ से बहुत तीव्र गति से शिक्षा में परिवर्तन हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके आगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बाद हम आपको लेकर आए हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था 1947 ईस्वी के बाद से, स्वतंत्र भारत के बाद से, हमने आपको भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कराया था। भाग 1 में भी हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी, जिसमें आर्टिकल 14 हमें विधि के समक्ष समानता देता है, कानून के समक्ष समानता देता है। और उसके बाद आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये हम आपको बता चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल था। 21 जो हमें गर्मामय जीवन जीने के लिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हमें अधिकार प्रदान करता है। 21 के बाद हमने आपको बताया था आर्टिकल 21 का, जिसमें 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये संशोधन किया गया था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वो उन बच्चों का मौलिक अधिकार है। ये उनका मौलिक अधिकार बना। जहां आर्टिकल 21 का में या आर्टिकल 21A में शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को उनका मौलिक अधिकार बना, वहीं इनके का में ये व्यवस्था दी गई कि अभिभावक, माता पिता, संरक्षक, ये उनका कर्तव्य होगा। जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया कि उनका कर्तव्य होगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को वह शिक्षा प्राप्त कराएं। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज आधुनिक शिक्षा
व्यवस्था भाग 3 अनुच्छेद 45 हम आपको पिछले भाग 2 में बता चुके हैं। उसमें हमने बताया था कि अनुच्छेद 45 में ही शिक्षा की व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाने का सरकार प्रयास करेगी। उसी आर्टिकल 45 के तहत ही आर्टिकल 21 उसी में ऐड किया गया और उसको जोड़ा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। तो हमने आर्टिकल 45 आपको बताया था, आज हम आपको आर्टिकल 46 बताने के लिए जा रहे हैं। आर्टिकल 46 में क्या प्रावधान किए गए? आर्टिकल 46 में इस अनुच्छेद से राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, समाज के अनुसूचित SC एवं अनुसूचित जनजाति ST शोषितों को शिक्षा में पर्याप्त अवसर देगा, जिससे उनके शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। ये राज्य सरकार के लिए अधिकार दिया गया है आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट आर्टिकल 48 या अनुच्छेद 48 से राज्य वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि, पशुपालन के संगठन की नस्लों का संरक्षण व सुधार करने हेतु उचित शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। ये आर्टिकल 48 कहता है। इसके बाद हमने आपको बताया एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि जब हम भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें शिक्षा से संबंधित, चाहे वो सूची हो, चाहे वो आर्टिकल हो, वैसे आर्टिकल जब हम आपको संविधान का अध्ययन कराने जाएंगे, संविधान पढ़ाने के लिए जाएंगे, वहाँ पर हम आपको प्रत्येक आर्टिकल बहुत विस्तृत तरीके से बताएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। पहली सूची है केंद्रीय संघ सूची के नाम से हम जानते हैं, जिसमें कितने विषय जुड़े हैं? 97। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिसमें कितने विषय हैं? 66 विषय शामिल हैं। और तीसरी आपकी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। अब यहाँ पर बहुत एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, अनुच्छेद 2 से 46। अब आप हमसे कहेंगे कि अनुच्छेद 48 से 2 से 46 तक आ गए आप, तो ये हम भारतीय शिक्षा का इतिहास आपको पढ़ा रहे हैं, हम वो आर्टिकल आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 2 से 46 में यह व्यवस्था है कि केंद्रीय या संघ सूची के बारे में संसद या केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है, तथा राज्य सूची के बारे में विधानमंडल या राज्य सरकार कानून बना सकती है, तथा समवर्ती सूची के बारे में संसद या केंद्रीय सरकार एवं विधानमंडल या राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। देखिए, केंद्र सूची की जब बात आएगी तो वहां पर केंद्र या संसद कानून बना सकती है, और जब राज्य सूची की बात आएगी तो यहाँ पर विधानमंडल या राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन जब समवर्ती सूची की बात आ जाएगी तो यहाँ पर संसद या केंद्र सरकार तथा विधानमंडल या राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन समवर्ती सूची के बारे में यदि विधानमंडल या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में कोई विसंगति पाई जाती है तो फिर संसद या केंद्रीय सरकार का बनाया गया कानून प्रभावी होगा, ना कि राज्य सरकार का। यदि कोई ऐसा कानून राज्य सरकार या विधानमंडल के द्वारा लाया जाता है जिसमें कोई विसंगति है समवर्ती सूची के विषय में, तो वहां पर राज्य सरकार का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा और केंद्र या संसद का कानून प्रभावी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है। ये नोट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सवाल उठता है कि शिक्षा राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब शामिल हुई। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न आ जाए कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया।
शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में किस सन में संशोधन हुआ और शामिल किया गया? तो शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में राज्य सूची से हटाकर और आपकी समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट आगे हम आपको बताते हैं। इसी के साथ जब यहाँ पर हिंदी भाषा की बात आ जाती है तो हम हिंदी भाषा से भी आपको अनुच्छेद बताते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 में वर्णित हिंदी संघ की राजभाषा है। यहाँ संघ का मतलब है केंद्र देश। हिंदी संघ की राजभाषा है, इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो शायद सभी को पता होगा कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि 14 सितंबर 1949 को ही भाग 17 के अंतर्गत हमारे संविधान में आर्टिकल 343 में हमें हिंदी संघ की राजभाषा है इसका दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 350 ही कहता है कि जब हम बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराएंगे तो शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या होगा? शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम बच्चों की मातृ भाषा ही हो सकती है, क्योंकि बच्चे जिस परिवेश में पला है, बच्चा परिवार से जिस भाषा का अनुभव कर रहा है, जो भाषा सीख रहा है, यदि हम बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में बच्चे को शिक्षा प्राप्त कराएं, बच्चे को अध्ययन कराएं, बच्चों को बताएं, तो निश्चित है कि बच्चा बहुत शीघ्र तरीके से उसे शिक्षक की बात समझ में आ जाएगी और बच्चा उस चीज़ को समझ लेगा। शिक्षा हुआ है कि बच्चा कितना उतार पाता है अपने अंदर, कितना समझ पाता है। इसलिए शिक्षा को 350 का के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में ही सर्वोत्तम तरीके से दी जा सकती है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं वृद्धि करे। दोस्तों, ये हमने भाग 3 आज आपको पूरा बताया। और जो भी साथी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो यूपी SSSC से, चाहे आपका TGT, PGT, सुपर कैट, उसकी तैयारी के लिए आपको भारतीय शिक्षा के इतिहास से ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो स्वाभाविक है कि 1, 2, 3% तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में से पूछ ही लिए जाते हैं। चाहे वो आपका आर्टिकल 21 का से संबंधित हो, चाहे आपके गुट के घोषणा पत्र से संबंधित हो, चाहे हंटर कमीशन आयोग के संबंधित हो, चाहे सार्जेंट रिपोर्ट से संबंधित हो, चाहे आपकी वैदिक शिक्षा के से संबंधित हो, चाहे बौद्ध शिक्षा से संबंधित हो, निश्चित ही कहीं ना कहीं से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। तो हम सभी दोस्तों को, सभी उन परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को, छात्रों को ये अवगत कराते हैं कि आप इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब पर जाइए और आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और उस लिंक को शेयर भी कीजिए, जिससे आपके अधिक से अधिक साथी इसका लाभ उठा सके। एक क्रमबद्ध तरीके से हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास का अध्ययन कराते जा रहे हैं। आपको प्रतिदिन वीडियो हम क्रम से देते जा रहे हैं। कभी हम फेसबुक पर लाइव आते हैं तो हम यूट्यूब पर हमारा वीडियो क्रम से 27 मार्च से हमने शुरू किया था। आज तक जितने भी वीडियो हैं वे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। आप जाएं, क्रमशः एक कॉपी लें, पेन लें और उसको बहुत अच्छे तरीके से, विस्तृत तरीके से एक नोट बनाते जाएं, जो फ्यूचर में आपको काम आएंगे। वरना आपको कई पुस्तकों का सहारा लेना पड़ सकता है, फिर आप ऐसे प्रश्नों को कहाँ से खोजेंगे। आपको बहुत अच्छा माध्यम है भारतीय शिक्षा के इतिहास का, आप उठाइए और इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल लिंक पर जाइए। हम इसी के साथ पुनः आपको कहते हैं कि नवरात्रि चल रही है, चैत्र नवरात्रि, उसके आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं
और रमजान भी चल रहे हैं, उनको भी ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अरस्तु ने कहा था मानव एक सामाजिक प्राणी है और हर इंसान को शिक्षा के साथ साथ समाज का भी बहुत ख्याल रखना अति आवश्यक है। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, हमें भाईचारा कायम करना चाहिए, हमें सबसे भाईचारे से रहना चाहिए। क्योंकि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हम यदि मानव हैं और हमें मानव का प्यार है तो ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें और रहें। आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हमारी आपकी मुलाकात होती है। हम आपको फिर मिलते हैं भारतीय शिक्षा के इतिहास का आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 4 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ओके।